स्वागत दोस्तों आपका अपने चैनल में जोड़ी करके के सामने मोदी यहाँ पर चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी आपको बताएंगे महाराष्ट्र के बीएमसी चुनाव के नतीजे के बाद शिंदे ने सारे अपने पार्षदों को होटल में बंद करके रखा था दोस्तों, लेकिन अब होटल से छोड़ने के लिए शिंदे ने किया है कुछ ऐसा कि शिंदे को लेकर भी आलोचना हो रही है और कहीं ना कहीं शिंदे के डर को सबके सामने प्रस्तुत किया गया है। बताएंगे क्या है पूरा मामला। और 110 पार्षदों के साथ में शिवसेना यूबीटी मौके का कर रही है तलाश, तुरंत बदलेंगे पूरे समीकरण। बताएंगे क्या है पूरा मामला दोस्तों और वफादारी के कैसे कानूनी रास्ते अपनाए जा रहे हैं। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट तरफ, जहां पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान देने वाले बीजेपी के मंत्री को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी के साथ फटकार लगाई है। बताएंगे कोर्ट ने क्या कुछ कहा है दोस्तों। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी की नेत्री के साथ हुआ कुछ ऐसा कि अब जमकर चर्चाएं चल रही है। एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि बीएमसी के चुनाव के नतीजे ये बताते हैं कि जनता ने इस बार विपक्ष का समर्थन करने के लिए विपक्ष की सरकार और मेयर बनाने के लिए जमकर वोट किया था, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखो। बताएगा ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट तब दोस्तों, जहां पर अपने सारे पार्षदों को लेकर एक रिजॉर्ट के अंदर बैठे हुए आखिरकार शिंदे ने फैसला लिया है कि अब उनको बाहर आना ही पड़ेगा। रिजॉर्ट के अंदर कितने दिनों तक पार्षदों को बंद करके रख सकते हैं, आखिरकार पार्षदों को बाहर लेकर आना पड़ेगा क्योंकि 22 तारीख को चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है दोस्तों। ऐसे में शिंदे को सबसे ज्यादा डर अगर किसी से लग रहा है तो उद्धव ठाकरे से लग रहा है, क्योंकि ठाकरे 106 पार्षदों के साथ में बैठे हुए हैं, यानी इंतजार कर रहे हैं कि उनको कहीं से 8 और पार्षदों का सपोर्ट मिल जाए। जैसे ही 8 और पार्षद सपोर्ट करेंगे वैसे ही उद्धव ठाकरे अपना मेयर बनाने की दावेदारी कर देंगे। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे के पास तकरीबन 65 खुद के पार्षद और 6 एमएनएस के और एक शरद पवार गुट का है, यानी टोटल 72 पार्षदों की संख्या उनके गुट के पास में है। इसके बाद कांग्रेस पार्टी 24 पार्षदों के साथ में उद्धव ठाकरे के साथ में खड़ी है दोस्तों, तो आंकड़ा बढ़कर 96 हो जाता है। एआईएमआईएम भी पूरी तरीके से उद्धव ठाकरे के साथ खड़ी नजर आ रही है, तो आंकड़ा बढ़कर 104 हो जाता है। और 2 समाजवादी पार्टी का यानी टोटल 106 के आंकड़े के साथ में उद्धव ठाकरे तैयार है अपने खुद के पार्षद को मेयर बनाने के लिए, लेकिन अभी भी उनको 8 और पार्षदों की सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी दोस्तों। और सबको पता है कि शिंदे के पार्षद जैसे ही रिजॉर्ट से बाहर आएंगे वैसे ही उनको उद्धव ठाकरे का फोन जाएगा और उद्धव ठाकरे के फोन पर मना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे मराठी समाज के सबसे बड़े नेता है। और इस बार जनता ने 65 सीटें देकर उद्धव ठाकरे को साबित कर दिया कि उद्धव ही मराठी समाज के नेता है। और साथ में एमएनएस पार्टी को जो 6 सीटें मिली है, तो एमएनएस पार्टी को भी कहीं ना कहीं मराठी समाज का समर्थन, तो कुल मिलाकर दोनों भाइयों को ही मराठी समाज ने अपना नेता माना है। और शिंदे के ज्यादातर जो नेता जीत कर आए हैं, पार्षद जीत कर आए हैं, वो मराठी समाज के। और शिंदे को डर लग रहा है कि यह उद्धव ठाकरे के कहने पर कहीं पलट ना जाए, इसीलिए उद्धव ठाकरे से दूर रखा जा रहा है। लेकिन दोस्तों अब पार्षदों को बाहर तो लाना पड़ेगा, हमेशा हमेशा के लिए रिजॉर्ट के अंदर बंद करके ताला लगाकर रख तो सकते नहीं है। तो इसके बाद शिंदे ने कुछ ऐसा किया है जिससे पता चल रहा है कि उनको अपने पार्षदों पर भरोसा नहीं है। दरअसल दोस्तों खबर यह सामने आई है कि अपने रिजॉर्ट से यानी होटल से अब इनको बाहर करने के लिए शिंदे ने एक बॉन्ड भरवाया है, यानी पेपर पर दस्तखत करवाए हैं, लीगल कानूनी पेपर पर साइन करवाया है। ये कानूनी पेपर है वफादारी का बॉन्ड, यानी बाहर निकलने के बाद आप में से कोई भी यानी पार्षदों में से कोई भी शिंदे का पार्षद शिंदे को नहीं छोड़ेगा। ये बातें पार्षदों से शिंदे ने लिखवाया है, यानी पूरी तरीके से लॉयल रहने के लिए, वफादार रहने के लिए बोला गया है। और अगर कोई वफादारी नहीं करेगा तो फिर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस तरीके की धमकी देकर अपने पार्षदों को होटल से बाहर निकाल रहे हैं, लेकिन सबको पता है कि दल बदल कानून यहां लागू तो होता नहीं है, इसीलिए शिंदे के पार्षद पलटी मारेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। और यही बड़ा कारण है दोस्तों कि शिंदे ये जो लॉयल्टी का बॉन्ड भरवा रहे हैं, जिसे वफादारी का बॉन्ड कहा जा रहा है, तो इससे पता चलता है कि शिंदे को अपने पार्षदों के ऊपर ही भरोसा नहीं रहा। अगर आप भी मानते हैं कि शिंदे के ज्यादातर पार्षद बीजेपी के मेयर के नाम सुनते ही उद्धव ठाकरे की ओर भागेंगे, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर के वक्त कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर विवादित बयान देने वाले मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के मंत्री विजय शाह के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने साफ शब्दों में कहा कि आपने माफी मांगने में बहुत देरी कर दी, बहुत देरी हो चुकी है। इस तरह की माफी को हम लोग स्वीकार नहीं करते हैं। इस मामले की सुनवाई के दौरान विजय शाह की ओर से वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि मंत्री विजय शाह ने अपना माफीनामा दाखिल कर दिया है, वह जांच पूरा होने तक सहयोग करेंगे। और इस पर चीफ जस्टिस ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अदालत पहले से यह स्पष्ट कर चुका है कि माफी किस तरीके की होनी चाहिए, यह ज्यादा जरूरी है। यानी माफी मांगते वक्त यह जरूरी है कि माफी सही मानसिकता से मांगी गई हो, सही समय पर मांगी गई हो, लेकिन आपने तो समय बर्बाद कर दिया। जब माफी मांगना था तब माफी आपने नहीं मांगी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने मामले की सुनवाई के दौरान मध्य प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि राज्य सरकार को इस मामले पर केस की मंजूरी से जुड़े फैसले पर 2 हफ्ते के अंदर अपना फैसला लेना चाहिए और कोर्ट को बताना है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार ने अब तक कोई फैसला नहीं लिया है, जो काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। कुल मिलाकर दोस्तों सोफिया कुरैशी को लेकर यानी मुस्लिम समाज की बेटी
पार्टी पर अभद्र टिप्पणी भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ने की थी, जिसका जोरदार तरीके से विरोध हुआ था, लेकिन आज तक माफी मांगने में आनाकानी बीजेपी का मंत्री कर रहा था और अब कोर्ट की ओर से फटकार लगाते हुए एफआईआर दर्ज करने के मामले पर राज्य सरकार क्या फैसला ले रही है ये कोर्ट में बताने के लिए बोला गया है। अगर आप भी मानते हैं कि विजय शाह के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए तो अपनी राय जरूर लिखता है दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों समृद्धि यात्रा पर निकले हुए हैं। नीतीश कुमार ने इस दौरान सीतामढ़ी के अंदर शिवहर के अंदर दौरे पर पहुंचे और इस दौरान उन्होंने करोड़ों की सौगात देने के नाम पर अधिकारियों और मंत्रियों की ओर भड़कते हुए भरे मंच से कहा कि जल्द से जल्द सारे काम करवाओ। सीतामढ़ी में सीएम नीतीश कुमार मंच से 2005 से अब तक के कार्यकाल में उपलब्धियों को गिनवा रहे थे। इसी दौरान वहां पर मौजूद कुछ लोग ने हाथ खड़ा करके अपनी शिकायतें सीएम से करनी शुरू कर दी, जिस पर सीएम ने नीतीश कुमार ने परेशानी सुनते ही मंच पर मंत्रियों को और अधिकारियों को सख्त आदेश दिया। नीतीश कुमार ने कहा कि इन लोगों की परेशानी को सुना जाए और जल्द से जल्द सभी मांगों को पूरा किया जाए। सीएम नीतीश कुमार ने तुरंत अधिकारियों और मंत्रियों को हिदायत दे दी। बता दें कि नीतीश कुमार 16 जनवरी से समृद्धि यात्रा पर निकले हुए हैं और नीतीश कुमार जनता से संवाद कर रहे हैं, उनकी समस्या को सुन रहे हैं और तत्काल उसका समाधान करने की बातें चल रही है। नीतीश कुमार विधानसभा चुनाव में मिली प्रचंड जीत के बाद जनता का आभार प्रकट करने के लिए मैदान में कूदे हुए हैं। दोस्तों, ऐसे में विपक्ष की कुछ पार्टियों के लिए ये एक मैसेज भी है कि काम 24 घंटे 7 दिन किया जाता है। ऐसा नहीं है कि चुनाव जीते और हारे और घर में जाकर बैठ गए। आप लोग जानते हैं कि कौन से बिहार के नेता है जो अपने घर में जाकर बैठ गए थे 2 महीने से और दिखाई नहीं दे रहे थे। उनको दिन रात काम करना चाहिए था, जनता के बीच रहना चाहिए था। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि नीतीश कुमार से सीखने की जरूरत है, खासकर विपक्ष की कुछ पार्टियों को जो हारने के बाद कई दिनों तक गायब हो जाते हैं, कई महीनों तक गायब हो जाते हैं और दिखाई नहीं देते, जबकि राजनीति 24 घंटे 7 दिन का काम होता है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। हालांकि नीतीश कुमार ने अपने मंत्रियों को फटकार लगाई है क्योंकि उन्हें पता है कि उनके मंत्री काम नहीं कर रहे हैं। इसी के साथ में चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को उन्नाव बलात्कार के पीड़ित के पिता के हिरासत में मौत के मामले को लेकर बीजेपी से निष्कासित नेता कुलदीप सिंह सेंगर को दी गई 10 दिनों की सजा को निलंबित करने के अनुरोध वाली याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति रविंदर डुडेजा ने कहा कि राहत देने के लिए कोई आधार ही नहीं है, सजा निलंबित करने की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया गया। दोस्तों, आपको बता दें कि न्यायाधीश ने कहा कि सेंगर ने हालांकि लंबे समय जेल में बिताया है, लेकिन देरी के आधार पर राहत नहीं दी जा सकती, क्योंकि यह आंशिक रूप से इसलिए हुआ है क्योंकि उसने अपनी सजा के खिलाफ कोई अपील दायर नहीं की थी। मामले की सुनवाई के लिए 3 फरवरी को तारीख तय करते हुए अदालत ने कहा कि अगर अपील पर तेजी से सुनवाई होती है तो मकसद पूरा हो जाएगा। निचली अदालत ने 13 मार्च 2020 को सेंगर को पीड़िता के पिता के हिरासत में मौत के मामले को लेकर 10 लाख रुपए जुर्माने के साथ 10 साल की सजा सुनाई थी। अदालत ने कहा कि एक परिवार के इकलौते कमाने वाले व्यक्ति की मौत के लिए कोई नरमी नहीं दिखाई जा सकती। अदालत ने बलात्कार पीड़िता के पिता की हत्या के मामले को लेकर संलिप्तता के कारण सेंगर के भाई अतुल सिंह सेंगर और 5 अन्य लोगों को भी 10 साल की सजा दी है। दोस्तों, ऐसे में ये सारे के सारे लोग बार बार याचिकाएं दाखिल करते हुए जेल से मुक्ति की मांग करने के लिए कोर्ट में पहुंच जाते हैं। इससे पता चल रहा है कि बड़े बड़े वकील हायर कर रहे हैं, यानी जमकर पैसा वकीलों के ऊपर लुटाया जा रहा है। और आप लोग जानते हैं कि किस तरीके से दोस्तों पूरा राजनीतिक पावर इसके साथ में खड़ा हुआ है, लेकिन पीड़िता लगातार न्याय के लिए लड़ाई लड़ रही है, जिस कारण से इसको दोबारा से जेल भेजा गया, वरना इससे पहले तो छोड़ दिया गया था। अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों, ताकि पल पल की पूरी अपडेट आप लोगों तक लगातार आगे भी इसी तरीके से पहुंचती रहे। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर समाजवादी पार्टी के संस्थापक उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत मुलायम सिंह यादव के छोटे पुत्र प्रतीक यादव ने सोमवार को अपनी पत्नी और भारतीय जनता पार्टी के नेता अपर्णा बिष्ट यादव पर पारिवारिक संबंधों को बर्बाद करने का आरोप लगाते हुए कहा कि वो जल्द से जल्द उनको तलाक देंगे। और प्रतीक यादव ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम पोस्ट पर लिखा कि मैं इस स्वार्थी महिला से जल्दी तलाक लेने जा रहा हूँ। इसने मेरे परिवार के संबंधों को बर्बाद कर दिया है। यह सिर्फ नाम और दबदबा बनाना चाहती है। इस समय मेरी मानसिक स्थिति बहुत खराब है और उसे कोई परवाह नहीं है, उसे सिर्फ अपनी ही चिंता है। मैंने कभी ऐसी बुरी आत्माएं नहीं देखी, मेरा दुर्भाग्य था, मैंने उससे शादी की। आप लोग इस पूरे मामले पर क्या राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। बहुत धन्यवाद।